तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर 1 के क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से देखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, सिर्फ वहाँ पे फोकस करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है। अब हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के लास्ट लाइन से। पूछा क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। देखो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट ये तो तुमको आता है। सबसे पहले क्या देखो, क्लाइंट का बिजनेस देखो, पहले किसने काम किया था, अब तुम्हारे पास क्यों आया है, याद आया कुछ? फिर क्या था? क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग। फिर क्लाइंट की इंटीग्रिटी में उसका आइडेंटिटी, बिजनेस रेपुटेशन। फिर और क्या था? एटीट्यूड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए मैनेजमेंट का, टीसीडब्ल्यूजी का, ओनर्स का एटीट्यूड क्या है, एंड काम के बारे में क्या था? काम के बारे में क्या था? वो काम जो है ना, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन नहीं डाला है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। और उसके साथ एक क्या था? पैसा पैसा पैसा, फीस को कम रखने की कोशिश कर रहा है। तो यही इंटीग्रिटी के पॉइंट है तुम्हारे। इतनी सी बात आती है, बस याद रखना। कोई भी क्वेश्चन ऑडिट का आता है ना, तुमको सारे पॉइंट आते हैं ना, उसके ऊपर कुछ 1-2 लाइन चिपका देना। कुछ भी 1-2 लाइन चिपका देना तो थोड़ा तुम्हारा आंसर कैसे डिसेंट रहेगा। देखो इन्होंने अभी यहाँ पे क्या किया है, ये जो ये जो पैरा है ना, सेकंड वाला पैरा, उसी को यहाँ पे चिपकाया है। तो ऐसे तुम चिपका सकते हो कुछ भी, ठीक है, बीच बीच में चिपकाना आना चाहिए। अभी जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पे अभी 1 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा, मैं वापस आ गया। लेस एक्सपीरियंस मेंबर्स आहे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, जो मोस्ट एक्सपीरियंस थे उन्होंने लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का रिव्यू किया है। तो कुछ याद आया? सीनियर ने किया है आर्टिकल्स का रिव्यू। तो क्या चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ें आती है? सीनियर अगर रिव्यू करेगा ना, सबसे पहले क्या देखेगा? देखो सबसे पहले काम के बारे में देखेगा, काम के कंक्लूजन्स, उसका डॉक्यूमेंटेशन, फिर काम का पीआरएल के हिसाब से काम हुआ है क्या। फिर आती है कुछ दिक्कतें। कौन सी दिक्कतें? सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो अगर सिग्निफिकेंट मतलब बड़े बड़े मैटर, तो बड़े बड़े मैटर पे बड़े बड़े लोगों का कंसल्टेशन लिया तो कंक्लूजन दिए, कंक्लूजन आए। फिर क्या आता है सबके नीचे? क्या? ऑडिट एविडेंस जो है ना, जो भी तुम्हारा ऑडिट या एंगेजमेंट का एविडेंस है ना, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए था। और साथ में देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं है। यही तुम्हारे पॉइंट है यहाँ पे तो कोई बात नहीं थी। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे बात आती है। ये क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट, और फिर से मैं गायब हो जाता हूँ, मिस्टर इंडिया बनता हूँ। एक नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? आई थिंक क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन तुमको पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। एच के एंड कंपनी, ये कौन है? एच के एंड कंपनी जो है ना, 1 मिनट, हाँ, एच के एंड कंपनी जो है ना, एच के क्या है? सीए का फर्म है, ठीक है। ऑडिटर है किसके? है सैट, जो एक लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है। अभी सबसे पहले बात यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी आती है। जब लिस्टेड एंटिटी आती है तो चीज़ें तुमको ध्यान से देखनी है, ठीक है। लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर से वो ऑडिटर है। ये जो यच है ना, कौन सा यच है? ये जो यच एंड के में से जो यच है ना, ये यच क्या कर रहा है? हैंडलिंग द ऑडिट असाइनमेंट वेरी वेल सिंस अपॉइंटमेंट। 8 साल से कर रहा है, और जब से अपॉइंट हुआ है ना, तब से सीए यच ही पूरा एंगेजमेंट देख रहा है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? क्या था वो लिस्टेड कंपनी के केस में? भाई सबसे ज़्यादा 7 साल तक, मैक्सिमम 7 साल तक ही एक एंगेजमेंट पार्टनर कर सकता है। कहाँ पे था, कहाँ पे था? याद करो। अगर वो ज़्यादा साल तक करेगा तो क्या बनेगा? फैमिली के जैसे बनेगा, फैमिलियरिटी थ्रेट। कहाँ पे देखा था? इथिकल रिक्वायरमेंट में देखा था, इथिकल रिक्वायरमेंट में देखा था फैमिलियरिटी थ्रेट। वहाँ पे क्या देखा था? एक सीनियर है ना, ज़्यादा देर तक वो सेम एंगेजमेंट पे काम नहीं करना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर है ना, एक प्री डिफाइंड पीरियड के बाद उसको चेंज करना चाहिए। और मैक्सिमम 7 साल, नॉट मोर देन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के पहले उसने क्या करना है? उसने चेंज करना है, रोटेशन करना है, किसका? एंगेजमेंट पार्टनर का। यहाँ पे 8 साल हो गए तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़, एक गड़बड़ तो हमने पकड़ लिया। अभी दूसरा देखते हैं।
जो एएच का काम है ना, एएच का काम कौन करता है, रिव्यू करता है सीनियर पार्टनर के। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, अभी कौन रिव्यू कर रहा है, यहाँ पे सीनियर रिव्यू कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे पार्टनर रिव्यू कर रहा है। तो क्या ये EQCR है, तो ये क्या EQCR है, क्या EQCR है, बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि ये EQCR है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी भी है, EQCR भी है, तो सारे पॉइंट तो हमारे बन जाते हैं। लेकिन रुको, अरे रुको, 1 मिनट आगे तो देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या देखते हैं। CA जो है ना, आउट ऑफ इंडिया था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से घूमने गया था, थाईलैंड गया होगा, ठीक है। तो CAG हैज़ बीन आस्क टू रिव्यू द ऑडिट वर्क। तो CAG कौन है, दूसरा कोई CA है जिसको बोला कि तू इसका रिव्यू कर। तो यहाँ पे बाहर वाला, बाहर के फर्म का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, CAG हो सकता है। तो CAG जो है ना, उसको बोला कि तू रिव्यू कर ऑडिट वर्क का। नीचे क्या दिया है, इन योर ओपिनियन कौन से एरियाज है जो CAG ने कंसिडर करने हैं एट अ टाइम ऑफ रिव्यू, ठीक है। लिस्ट एनी 4 एरियाज, कोई भी 4 एरियाज तुमको बताने हैं, और साथ में कमेंट करना है क्या SQC का कंप्लाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, सबसे बढ़िया बात आती है ना तुमको समझने के लिए, वो है यहाँ पे CA to assure that audit is performed in accordance with professional standards, regulatory and legal requirements। कुछ समझे, कुछ समझे, कुछ नहीं समझे, हिंट है हिंट, उसके हिंट तो तुमको नहीं समझे, इसके हिंट तो तुमको समझने चाहिए। क्या है, CA को एश्योर क्या करना है रिव्यू करते समय, that audit is performed in accordance with professional standards, regulatory and legal requirement। ओ भाई, कुछ नहीं समझा अभी तक, कुछ नहीं समझा अभी तक, तुम वहाँ पे बैठे हो, EQCR करेगा लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात समझो, सीनियर जब रिव्यू करता है ना, अभी हमने डिस्कस किए थे पॉइंट, क्या करेगा, वर्क, वर्क कंक्लूजन्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर वर्क है ना PRL के हिसाब से होना चाहिए। CA टू एश्योर दैट ऑडिट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद क्या, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे PRL के हिसाब से हो रहा है, ये देखना है। मतलब एक कौन सी बात आ गई, यहाँ पे वो पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे रिव्यू कौन करेगा, सीनियर रिव्यू करेगा। कैसा लगा मेरा मजाक, अरे भाई मजाक नहीं, यही चीज़ है। ये यहाँ पे रिव्यू के पॉइंट आएंगे, EQCR के पॉइंट नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे तुमको अभी तुम देखो, या तो तुम इसको मान जाओ, या फिर रोते बैठो कि नहीं सर, लिस्टेड एंटिटी है, ऐसा है वैसा है, सीनियर पार्टनर करता है। तो यहाँ पे EQCR लिस्टेड एंटिटी के पॉइंट आने चाहिए, आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ऑडिट रिव्यू के पॉइंट आते हैं, आंसर में यही है, और यही तुमको लिखना पड़ेगा। यही तो होता है ना, एक छोटा सा एकदम ट्विस्ट आ जाता है और तुम्हारे 5 मार्क्स के एकदम 0 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीज़ों पे अगर तुम ध्यान देते हो ना, तो भाई तो पासिंग तो फिर क्या, मज़े ही मज़े है। तो देखो, बात तो आती है कि यहाँ पे ऑडिट रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट आते हैं। कौन से पॉइंट है ये वही पॉइंट है तुम्हारे, कौन से, वर्क है, कंक्लूजन्स डॉक्यूमेंटेशन PRL के हिसाब से, सिग्निफिकेंट मैटर है तो कंसल्टेशन है, कंक्लूजन है, एविडेंस जो है तुम्हारे, एविडेंस सफिशेंट अप्रोप्रिएट है एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं। इसके बाद में देखो, यहाँ पे ओपिनियन में लिखा है कि वो जो पॉइंट्स है वो थोड़े लेस रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाता है उनका, PRL के हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। और ऊपर हमने देखा था क्या, फैमिलियरिटी थ्रेट के जो 2 पॉइंट है, तुमने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं। 2 पॉइंट कौन से है, सबसे पहले सेटिंग आउट वगैरह वो था, और दूसरा क्या था, रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, वो तुमने लिखना है। प्री डिफाइंड पीरियड बट नॉर्मली नॉट मोर देन 7 ईयर। तो इस केस में 7 ईयर हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट कंप्लाइंग विथ SQC1, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हम आते एकदम के एंड के लाइन पे और समझते हैं कि क्या यहाँ पे हमको क्वेश्चन सिर्फ आखिरी के लाइन से समझ में आता है क्या। वेयर द कंटेंशन ऑफ CAP इज करेक्ट एंड
तो मुझे लगता है कि नहीं समझेगा आखिरी के लाइन से, तो पूरा पढ़ते एक बार। तो एक लिस्टेड एंटिटी है, हाईलाइटेड वाला पोर्शन इसलिए दिया है कि तुमको इजी जाए रिवीजन करते समय। लिस्टेड एंटिटी है, CAP है, PQR में से P है जिसको अपॉइंट किया है एंगेजमेंट पार्टनर। P ने बोला है R को टू परफॉर्म EQCR एंड is of the view that his responsibility will be reduced after review by CAR। देखो ऑडिट में ना कहाँ पे भी अगर ऐसा बोला गया है कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रहा है क्या, तो बताना नहीं हो रहा है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे भी कम नहीं होता है, सिवाय सिर्फ एक केस में। जैसे 299 में ना जब दो ऑडिटर साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कुछ कुछ जगह पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होता है। लेकिन ऑडिटर का एक्सपर्ट आएगा, फिर कुछ इंटरनल ऑडिटर आएगा, कोई भी आएगा बीच में और बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है क्योंकि मैंने उसका काम चेक किया है। किधर भी नहीं होता है ऐसा। तो या तो तुम्हारा काम कोई चेक करे या फिर तुम किसी और का काम चेक करो, कोई और काम कर रहा है, जो भी है एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होता है, डिवाइड होता है सिर्फ ऐसे 299 में। तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो उसका कंटेंशन तो सही नहीं है, ये तो हमको समझ गया। आगे क्या है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, जो CAR ने कंसिडर करने हैं EQCR करते समय ऑडिट ऑफ FS ऑफ ABC लिमिटेड। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बात देखना है, क्या लिस्टेड एंटिटी है क्या। हाँ, हमने बोला सबसे पहले ही वो एक लिस्टेड एंटिटी है। तो EQCR आया, लिस्टेड एंटिटी आया। अब जिसका तुमको था इंतज़ार, वो पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। EQCR भी है, लिस्टेड एंटिटी भी है, पार्टनर ने CAR जो है ना वो पार्टनर है ना, PQR का R वाला पार्टनर, तो उसने भी रिव्यू किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम नहीं होगा, ये तो बात आ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस होगा, उसका कंटेंशन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन से आते हैं, पॉइंट को एक बार हम रिकॉल करते हैं। पॉइंट कौन से थे, पॉइंट कौन से थे। वर्क जो है ना, कंक्लूजन डॉक्यूमेंटेशन सेम था। PRL की जगह पे क्या था, वर्किंग पेपर था। फिर सिग्निफिकेंट मैटर भाग गया था। मैटर किधर गया था, कम्युनिकेट करने मैनेजमेंट एंड TCWG को। तो सिग्निफिकेंट अकेला बचा था, साथ देने आ गया सिग्निफिकेंट रिस्क, और साथ में कौन आया, रिस्पॉन्स भी उसका साथ देने आ गया। तो सिग्निफिकेंट रिस्क रिस्पॉन्स आता है, और हमेशा की तरह कंसल्टेशन कंक्लूजन तो आना ही आना है। लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ क्या आता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट आता है, जजमेंट भी आता है। और साथ में तुमने क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं है देखना है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, एक जहाँ पे भी लिस्टेड एंटिटी आता है, रिव्यू आता है, इंडिपेंडेंस तो आएगा ही आएगा, एंगेजमेंट टीम्स इवेल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरी पॉइंट जो हमसे हमेशा छूट जाता है, क्या छूट जाता है, करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो है ना, करेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उसका सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन वो हमसे छूट जाता है। तो ये पॉइंट्स आते हैं, तुमने बाद में जाके नोट्स से देख लो। फिर आता है और एक पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट फाइल्स की बात होती है EQCR में, एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे बात आती है कि एंगेजमेंट पार्टनर वॉज ऑफ द व्यू दैट मैटर्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर का एंड नॉट EQCR। तो देखो, इंडिपेंडेंस की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है, EQCR की नहीं है। ऐसा किसका मैं अब कहना है, एंगेजमेंट पार्टनर का। और इसकी वजह से उसने एंगेजमेंट फाइल दी है, लेकिन इंडिपेंडेंस को छोड़ के। तो ये बात सही है क्या नहीं है, ये तुमको बोलना है। और EQCR जो रिव्यूअर था ना, उसने रिफ्यूज टू साइन किया डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे 220 के हिसाब से बोलना है, किसके हिसाब से बोलना है, ऐसे 220 के हिसाब से बोलना है। तो ऐसे 220 के हिसाब से हम बता देंगे। तो यहाँ पे ऐसे 220 के हिसाब से जब भी इंडिपेंडेंस आता है तो 3 चीज़ें आती है क्या, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या क्या है, जिम्मेदारी क्या है, एक तो ऑब्टेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फर्म से लेना है, किसके रिलेटेड, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस अगर कुछ क्रिएट करता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप, तो उसके रिलेटेड। फिर जहाँ पे भी ब्रीच होता है, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस के ऊपर का इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना है, और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि ताकि तुमको रिड्यूस करो, एलिमिनेट करो एंड विड्रॉ कर सको। तो ये 3 चीज़ें आती थी, ये 3 चीज़ें आती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बात आती है,
मैंने कहा था कि दोनों जगह पे कहाँ पे भी लिस्टेड एंटिटी आती है, लिस्टेड एंटिटी अगर आती है ना, तो वहाँ पे तुमने क्या देखना है, इंडिपेंडेंस तो आता ही आता है। SQC1 में भी आता है, SA220 में भी आता है, एंगेजमेंट टीम्स इवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस वो दोनों जगह पे आता है। तो इंडिपेंडेंस तो तुमको देखना ही पड़ेगा, EQCRR को इंडिपेंडेंस के बारे में देखना पड़ेगा। देखो एंगेजमेंट टीम्स कंसिडर करना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम्स इवोल्यूशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड अल्सो बी गिवन टू EQCRR फॉर हिज रिव्यू। इतनी सी बात आती है, इतनी सी सिंपल सी बात आती है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे लिखना क्या है तुमको, ठीक है। लिखना क्या है तुमको, वो ऐसे 220 के 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद में सिर्फ बोलना है कि नहीं भाई इंडिपेंडेंस का देखना पड़ेगा EQCRR को, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है नेमी, ठीक है। इसमें एंड में क्या लिखा है सबसे पहले जाके देखते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में कुछ तो है, थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते हैं। नेमी लिमिटेड है, उसने क्या किया है, देखो नेमी लिमिटेड ने एक्वायर किया है 95% ऑफ रत्नेमी का कुछ शेयर्स एक्वायर किया है। तो अभी रत्नेमी लिमिटेड के तुम एक शेयर ऑडिटर बनने जा रहे हो। अगर तुम उसके ऑडिटर बनने जा रहे हो तो उसका एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में तुमने बात करनी है। तो क्या बातें थी यहाँ पे, सिंपल सी बातें थी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या देखो, उसका इंटीग्रिटी, तुम्हारा फर्म का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, इसमें टाइम और रिसोर्सेस, एंड फिर इथिकल रिक्वायरमेंट को तुम कंप्लाई कर सकते हो क्या। एंड कुछ बड़े बड़े मैटर थे, सिग्निफिकेंट मैटर थे जो करंट या प्रीवियस एंगेजमेंट में आए हुए हैं। ये तुम्हारे 4 पॉइंट है, यही तुम्हारे 4 पॉइंट आते हैं। देखो इंटीग्रिटी, फिर तुम्हारा फर्म का कॉम्पिटेंट, एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है क्या, फिर फर्म जो है ना कंप्लाई इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती है, एंड सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। इतने से पॉइंट थे। आगे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, इसमें भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने समझना है, क्या समझना है, देखो EQCRR है, ये तो इन्होंने बता दिया, और लिस्टेड कंपनी है, ये भी इन्होंने बता दिया, तो टेंशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि रागिनी को ऑफर किया अपॉइंटमेंट, किसका, EQCRR का, लेकिन वो जो रागिनी है ना, वॉज नॉट एंगेज प्रीवियसली टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो रागिनी जो है ना, वो पहले लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने में एंगेज थी ही नहीं, और उसने एक्सेप्ट कर लिया अपॉइंटमेंट टू EQCRR। कुछ याद आया क्या आपको। देखो हमने जब EQCRR डिस्कस किया था, तो EQCRR कौन बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, अदर पर्सन इन फर्म बन सकता है, एक्सटर्नल पर्सन दूसरे बाहर के फर्म का बन सकता है, और वैसा टीम ऑफ इंडिविजुअल वो भी बन सकता है। लेकिन जब बात लिस्टेड एंटिटी की आती है तो कौन बन सकता है, वही बन सकता है। लिस्टेड एंटिटी की जब बात आती है तो वही बन सकता है जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकता है। ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन FS ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और इसने तो कभी किया ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है, और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ तो हो गई। उसके आगे क्या है देखते हैं, उसने क्या किया, टिकिंग यस नो चेकलिस्ट उसने साइन कर दिया वर्किंग पेपर्स पे जो एंगेजमेंट टीम ने बनाए थे। The audit file does not contain any material misstatement which shows that work of EQCRR is separate from work of engagement team. Do you agree with approach adopted by EQCRR? By commenting on issues involved in the above situation, तो सबसे पहले तुमको इश्यूज बताने हैं, क्या इश्यूज है, डिस्कस वेदर शी कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ना, ये तो तुमको एंड में जाके प्रोफेशनल इथिक्स के बाद समझेगा। देखो अभी सर बोल ही दो ना, सब पहले प्रोफेशनल एथिक्स ही पढ़ा दो, नहीं भाई थोड़ा सब्र रखो, वो तो बहुत ईजी है, और नेक्स्ट टाइम चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन है ना, तो इसमें ये गिल्टी वाला पार्ट छोड़ दो, ऊपर का तो सब आता है तुमको, ठीक है। ऊपर का क्या है, उसने एक तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया जबकि उसने नहीं करना चाहिए था। कौन सा, EQCRR के लिए जो पोजीशन था उसने एक्सेप्ट किया जो कि उसको नहीं करना था।
एक तो गलती हो गया उसका, उसके बाद उसने सिर्फ यस नो वाला चेकलिस्ट कुछ तो ऐसा साइन किया आलतू फालतू वर्किंग पेपर बोल के, और वो ऐसा एंगेजमेंट फाइल है जिसमें मटेरियल में स्टेटमेंट कुछ है नहीं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ से क्या समझता है, देखो EQCRR का है ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो जो प्रोसीजर्स थे परफॉर्म, तीन तीन पॉइंट है देखो, याद आते हैं क्या? एक क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा जो प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म करने हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी कि जो EQCR जो है ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है ना, वो इशू रिपोर्ट करने से पहले कंप्लीट हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट हुआ है। इसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना था। और एक चीज़ थी, याद करो, याद आती है क्या? और एक चीज़ क्या थी, वहाँ पे कुछ ऐसा था कि EQCRR को ऐसे कुछ अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिले हैं जिसने एंगेजमेंट टीम ने गड़बड़ किया है। ये तीन चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में थी। देखो यहाँ पे अगर नीचे है तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। हाँ देखो, ऐसे 220 के हिसाब से EQCRR ने डॉक्यूमेंट करनी है दो तीन चीज़ें, जिसमें उसने बोलना है कि जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके वो अवेयर नहीं है ऐसे अनरिजॉल्व मैटर के मैटर्स, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, वो वाले पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर क्या चीज़ है देखो, तो ये तो है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन तो उसका सही नहीं है, तो उसका अप्रोच सही नहीं है, ये तो बात आती है। लेकिन उसने जो एक्सेप्ट किया ना वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ना सिर्फ देखो, ये जो पैरा है ना, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया है। ऊपर तो एक्चुअली तुमको पता है कि पार्टनर करेगा, अदर पर्सन करेगा, टीम करेगा, एक्सटर्नल पर्सन करेगा, और लिस्टेड एंटिटी के केस में वही बंदा करेगा जो ऑडिट कर सकता है लिस्टेड कंपनी का। तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञान क्या दिया है उसको एक बार पढ़ते, ठीक है। इन एडिशन वर्क ऑफ EQCRR इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय एंगेजमेंट टीम, ठीक है, ensuring that conclusions reached by engagement team in formulating audit report are appropriate. It is necessary for EQCR to have requisite technical expertise and experience, ठीक है। तो इसमें कुछ ए है नहीं, इतना कुछ दम नहीं है, तो यहाँ पे तुम थोड़ा ज्ञान दे के आ सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उसने जो किया ना, एक्सेप्ट किया ना, वो EQCRR का अपॉइंटमेंट वो सही नहीं था, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं था। तो इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले किसको अपॉइंट होना चाहिए, ये वो है क्या, नहीं है, तो इसकी वजह से इसका गड़बड़ है, तो इसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन क्या आती है, 3 पॉइंट डॉक्यूमेंट करने थे लेकिन इसने नहीं किए, तो वो भी गड़बड़ आ जाती है। और जो प्रोफेशनल इथिक्स का जो पार्ट है ना, उसको बाद में आके देख लेना। ये जो है ना, इतनी बात है कि वो गिल्टी हो जाती है क्योंकि उसने ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया है। तो क्लॉज 8 एंड क्लॉज 9 है, उसमें वो गिल्टी हो जाती है। किसके, पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, वो सब तुमको बाद में जाके समझेगा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक दैट फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इन, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दैट द फर्म शुड हैव policies and procedures to ensure independence of the firm in every assignment। तो ये बात आती है फर्म की, तुमको क्यों लगता है कि फर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो एक बात आती है, हाउ डज एन एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्कस विथ रेफरेंस टू ऐसे। तो बात तो इसने ऐसे की है, तो बात तो इसने फतेह की है, बात तो इसने ऐसे की है, लेकिन इसने फर्म के बारे में भी पूछा है। तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि SQC1 लिखना है या से 220। SQC1 फर्म के बारे में आता है, ऐसे 220, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ऐसे के बारे में बताओ, और बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है इंडिपेंडेंस का। तो टेंशन मत लो, तो SQC1 का कुछ लिखेंगे, ऐसे 220, दोनों का लिखेंगे। हमारा क्या जाता है, दोनों का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो फर्म ने कम्युनिकेट करना था किसको, पर्सनल को, और फिर क्या क्या कुछ कुछ करना था, एक्शन लेना था। क्या एक्शन, इलिमिनेट करो, रिड्यूस करो, या फिर विड्रॉ करो। वही बातें आती है, कम्युनिकेट करना है इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट किसको, पर्सनल को, और फिर सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, उसको आइडेंटिफाई करना है, और एक्शन लेना है। एक्शन में क्या करो, रिड्यूस करो, विड्रॉ करो, और क्या था, इलिमिनेट करो, ठीक है। इलिमिनेट है क्या यहाँ पे, हाँ, इलिमिनेट करो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती थी, तो इलिमिनेट करो,
रिड्यूस करो एंड विड्रॉ करो। ये तो था कहाँ पे, SQC1 में था। तो ऐसे 220 में क्या था, वही 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें? ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन किसने करनी है, एंगेजमेंट पार्टनर ने करनी है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। फिर उसके बाद इवेल्यूएट करने इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस के ऊपर। ऑब्टेन कौन सी करनी है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वाली। इवेल्यूएट कौन सी करनी है, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस वाली। फिर एक्शन लेना है कौन सा, वही एलिमिनेट रिड्यूस विड्रॉ वाला। वो सिंपल सी पॉइंट है। सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है क्वेश्चन बैंक में, ये समझने के लिए। जब तुमको कन्फ्यूजन आता है SQC1 है जैसे 220 है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर फर्म के बारे में पूछा है तो फर्म के बारे में SQC1 के उतना लिखो, और एंगेजमेंट पार्टनर ऐसे के बारे में पूछा है तो ऐसे 220 के हिसाब से उतना लिखो। तो दोनों लिख के आ जाओ। जितना ज़्यादा लिखोगे ना तो कोई बात नहीं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 आ जाता है तुम्हारा, ओपी ऑन पॉइंट। क्या क्वेश्चन आता है, तो बात क्या आती है, ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है 12 मई को, एंड क्या है, रिव्यू कंप्लीट हुआ है 15 मई को। तो बताइए भाई साहब, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? भाई बहुत सारा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने कहा था आपको EQCR रिव्यू जो है ना कंप्लीट होना चाहिए कब, ऑडिट रिपोर्ट से पहले। ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या है, 12 में है, और EQCR का डेट क्या है, 15 में है। तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर तो क्या आना है, आंसर तो आना है कि गड़बड़ है। तो ये जो EQCR है वो नॉट इन ऑर्डर है, ठीक है। साइनिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ना वो नॉट इन ऑर्डर है। तो ये तो आंसर तो तुम, कंक्लूजन तो तुम लिख पाओगे, लेकिन बीच में क्या लिखना है उसको देखो एक बार, ठीक है। रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर, तो एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 चीज़ें हमने देखी थी। एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने 3 चीज़ें देखी थी कि वो क्या करे, वो रिव्यूअर को अपॉइंट करेगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की है। फिर डिस्कस करेगा मैटर किसके साथ, रिव्यूअर के साथ। रिव्यूअर के साथ डिस्कस करेगा मैटर, ठीक है। 1-2 पॉइंट हुए थे। और तीसरा पॉइंट क्या था, नॉट टू डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। तो जब तक EQCR कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करेगा, ठीक है। तो बात क्या क्या आती है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या थी, रिव्यूअर को अपॉइंट करो, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, और जब तक उसका रिव्यू खत्म नहीं होता है तब तक तुम साइन मत करो, तब तक तुम डेटेड मत करो ऑडिट रिपोर्ट को। तो ये 3 चीज़ें आती है, ये तुमने लिखनी है। और फिर ऐसे 700 भी कुछ ज्ञान देके जाता है, बोलता है कि जब तक, ऐसे 700 क्या बोलता है कि जब तक तुमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, साइन नहीं मिलता है, तब तक तुम साइन मत करो, रिपोर्ट इशू वगैरह मत करो, ये चीज़ होती है। फिर फिर ये चीज़ तुम पढ़ लेना, क्या चीज़ है। देखो मैं तुमको 1 मिनट के लिए ये आंसर पढ़ने के लिए देता हूँ। अगर तुमको ये आंसर पढ़ सकते हो तो ये आंसर पढ़ लेना, मैं गायब होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नंबर 10। हो गया हो गया हो गया, एंड में हम पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू व्यू अबव सिचुएशन। अरे ये तो पढ़ना पड़ेगा फिर। TPX कंपनी है, एडिट वो क्या करती है, मेंटेन करती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये ऑडिट फर्म है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है, बोथ इलेक्ट्रॉनिकली एंड इन फिजिकल फॉर्म। वो क्या हर फाइल्स में मेंटेन करती है। जो फिजिकल फाइल्स है ना, आर नीदर स्कैंड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल नॉर क्रॉस रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ओ, तो ये बात आती है। फर्दर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर ऑडिट वर्किंग पेपर जो है ना डू नॉट कंटेन डिटेल्स एज टू वेदर इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट और प्रिपेयर्ड बाय एंगेजमेंट टीम। तो 2 इशू हमको यहाँ पे दिख जाते हैं। सबसे पहले, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो हार्ड कॉपी में भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हार्ड कॉपी में है, जो सॉफ्ट कॉपी में है ना, वहाँ पे वो क्रॉस रेफरेंस तो होना चाहिए, वो मेंटेन अच्छे से होना चाहिए। मतलब क्या,
अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेरे हार्ड कॉपी में है, तो मैंने वहाँ पे लिखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे है, और वो डॉक्यूमेंटेशन जो हार्ड कॉपी में है वहाँ पे भी लिखना चाहिए कि इसका रेफरेंस इधर है। तो क्रॉस रेफरेंस तो होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? सेल्फ कस्टडी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिट्रीव करते आना चाहिए तुमको डॉक्यूमेंट, और कुछ तो था एक पॉइंट, ये क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे है वो पॉइंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कस्टडी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीव करते आना चाहिए तुमने डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटीग्रिटी मिसिंग है। इंटीग्रिटी मिसिंग है, कैसे मिसिंग है? देखो गिवन सिचुएशन में क्या हुआ है, फिजिकल फाइल जो है ना उसको स्कैन नहीं किया है या फिर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है इलेक्ट्रॉनिक में, तो यहाँ पे क्या होता है? इनएबिलिटी टू डू सो, द फर्म हैज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड पीएनपी। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? इंटीग्रिटी में गड़बड़ है, इंटीग्रिटी में गड़बड़ है। तो इसमें क्या हो जाता है? मेक्स इट डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लीट किए हैं ऑडिट फाइल एंड वेदर दीज वर असेंबल्ड विद इन 60 डेज। जो 60 डेज का टाइम फ्रेम है ना, जो 60 डेज का टाइम फ्रेम है उसमें उसको असेंबल किए हैं, ऐसा देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन है? यहाँ पे सोल्यूशन ये बनता है कि तुम क्या करो, जनरेट करो स्कैन कॉपीज, इंटीग्रेट करो स्कैन कॉपीज क्या, और उसके बाद एनेबल करो स्कैन कॉपी को रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन बनता है? तो तुम आर्टिकल को बिठाओ, उसको क्या बोलो कि जा भाई स्कैन कॉपी को जनरेट कर, जनरेट कर स्कैन कॉपी को, उसके बाद इंटीग्रेट कर स्कैन कॉपी को एंड एनेबल स्कैन कॉपीज टू रिट्रीव एंड प्रिंटेड एज नेसेसरी, ठीक है। तो सिंपल सी बात आती है, अगर तुमने नहीं किया है तो तुमने उसको करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए तुमने क्या करना है? जनरेट करना है स्कैन कॉपीज को that reflect the entire content of original पेपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग मैनुअल सिग्नेचर वगैरह, क्रॉस रेफरेंस किए हैं, अनोटेशन वगैरह दिए हैं, वो सब चीज़ें। फिर इंटीग्रेट करो स्कैन कॉपीज़ को इनटू किसको? एंगेजमेंट फाइल में, इंक्लूडिंग इंडेक्सिंग, उसको इंडेक्स करो, साइनिंग ऑफ करो स्कैन कॉपीज़ को एज नेसेसरी एंड एनेबल स्कैन कॉपीज़ टू बी रिट्रीव्ड एंड प्रिंटेड। यहाँ पे जो बीच वाला पैरा है ना, जो हमने छोड़ा है ना, ये बीच वाला पैरा क्या है? ये बीच वाला पैरा ज्ञान देने के लिए उन्होंने ऐड किया है। इसको एक बार पढ़ो कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि अगर कोई अल्टर करता है, ऐड करता है, डिलीट करता है ना विदाउट फर्म्स के नॉलेज, तो उसको पता होना चाहिए, और परमानेंटली लॉस्ट या डैमेज हो सकता है तो उसके अगेंस्ट उसका सेफगार्ड होना चाहिए। वन ऑफ द रीजन फॉर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग appropriate control for engagement documentation in this regard is protection of integrity of information at all stages of engagement। तो इन्होंने थोड़ा ज्ञान दिया है। एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक ही रीज़न है। एक क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस से लिंक नहीं है, लेकिन इसको एमटीपी में 24 में पूछा गया है, तो ये आ सकता है भाई। एमटीपी में 24 में पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। बात सिर्फ इतनी है, गलत किया है तो तुमको पता है। इसको लिखना कैसा है, इसको एक बार पढ़ो। देखो इसको है ना, मैं तुमको एक बार पढ़ने के लिए देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाला होगा तो पढ़ लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गए। एक आखिरी क्वेश्चन, बस 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 बस, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है। क्या क्वेश्चन बोलता है? एकदम एंड में जाते हैं। देखो एसएम का क्वेश्चन है, एकदम एंड में जाते हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द टर्न एट द टॉप ऑफ द फर्म? टॉप ऑफ द फर्म, फर्म के टॉप में कौन होते हैं? उसके लीडर होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंसिडरेशंस वन शुड एक्सरसाइज टू अपहोल्ड क्वालिटी विद इन फर्म? एंड में तो हमको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, हमको शायद इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते कोई बात नहीं, ठीक है। सीए है, उसने एक्सेप्ट किया पॉलिसी, उसके पास पॉलिसी है टू एक्सेप्ट क्लाइंट जहाँ पे भी रिस्क जो भी है, ठीक है। एक XYZ कंपनी है जो क्लोज एसोसिएट है एंड फैमिली फ्रेंड है किसका? मिस्टर ए का। ए कौन है? ABC का। ए मैनेजिंग पार्टनर है। मैनेजिंग पार्टनर, टॉप टर्न,
लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे अभी तक। तो क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप है, तो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट भी आएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे। और क्या है, ये जो XYZ लिमिटेड इज इन द न्यूज़ in the previous year for certain inquiries from regulatory authorities in relation to certain matters। तो ये न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में है मतलब कुछ तो गड़बड़ होने के चांसेस है यहाँ पे। उसके जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना, उसने रिजाइन कर दिया। ओ भाई साहब, ए भाई साहब, यहाँ तो पूरा ही गड़बड़ है, पूरा ही गड़बड़ है, न्यूज़ में भी है और एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने रिजाइन भी कर दिया है, तो सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। XYZ Limited is ready to offer 25% more than existing fees। भाई पैसा ही पैसा देने के लिए वो तैयार है, वो बोलता है आओ हम बहुत सारा पैसा देंगे लेकिन हमारा ऑडिट कंप्लीट करो। तो गड़बड़ है। मिस्टर ए कौन है, वही तुम्हारा मैनेजिंग पार्टनर CEO, हैज़ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू द फर्म टू एक्सेप्ट द ऑडिट। क्यों नहीं करेगा भाई, उसका रिलेशनशिप जो है और पैसा भी तो है, तो वो बोलता है कि इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीज़ें हो रही है। एक तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे तुमको देखना चाहिए वो चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है तुमको, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द टन एट द टॉप ऑफ द फर्म। तो जो टॉप ऑफ द फर्म होता है ना, उसमें तुमने क्या देखा था, उसमें तुमने देखा था कुछ पॉइंट। कौन से पॉइंट देखे थे, देखो वहाँ पे है ना, तुमने क्वालिटी को इनर कल्चर में उसको प्रमोट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग पार्टनर की है, ये देखा था हमने। फिर जो है ना, वहाँ पे तुमने क्या देखा था, और कुछ देखा था, तुम्हारे जो फर्म का जो प्रमोशन करते हैं या फिर जो प्रोसीजर्स लगाते हैं किसके लिए, प्रमोशन कॉम्पेंसेशन के लिए, तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। ये पॉइंट भी हमने देखा था। वहाँ पे हमने और एक चीज़ देखी थी कि ओवरराइडिंग कमिटमेंट है ना, ओवरराइडिंग कमिटमेंट वो क्वालिटी के लिए होनी चाहिए, किससे ऊपर, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशंस ओवरराइड नहीं करना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, वो भी पॉइंट हमने देखा था। देखो अगर नीचे रहेंगे तो देखो जो पर्सनल जो है ना, उनके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है ना, तो ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। फिर और देखा था कमर्शियल कंसिडरेशन जो है ना, डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। और एक पॉइंट क्या था जो हम भूल गए, कि सफिशिएंट रिसोर्सेज देने हैं किसको, डेवलपमेंट को, डॉक्यूमेंटेशन को, जो सपोर्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ये 3-4 चीज़ें आती है। और बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट उसने इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है, कौन सी, वही हमारी इंटीग्रिटी। फिर हमने देखना है कॉम्पिटेंस फर्म का, फिर देखना है एथिकल रिक्वायरमेंट। तो ये पॉइंट तो आते हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है उसको एक बार हम समझते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है कि जो क्लोज एसोसिएट है तो इंडिपेंडेंस अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन दिया है, क्लोज एसोसिएट है, रिजाइन किया है ऑडिटर ने और हाइक दिया है फीस का। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, SQC 1 बोलता है कि कमर्शियल कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे क्या हाइक दिया है, तो मतलब कमर्शियल कंसिडरेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ है फैमिली फ्रेंड है, क्लोज एसोसिएट है, तो इंडिपेंडेंस का इशू आएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन, तो इंटीग्रिटी पे डाउट आ जाता है। और न्यूज़ में भी है, तो न्यूज़ में है तो भी इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आता है। तो चीज़ें कौन से है समझो, कमर्शियल कंसिडरेशन से, तो यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट उधर का आ जाता है। क्लोज एसोसिएट है तो इंडिपेंडेंस का इशू आ जाता है। और उसके बाद में रेजिग्नेशन है तो इंटीग्रिटी पे भी डाउट आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमने रेजिग्नेशन है तो इंटीग्रिटी पे भी डाउट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तुमने इश्यूज देखने हैं, इशू को तुमने एक्सप्लेन किया। तो 3-4 चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी, क्लोज एसोसिएट है, कमर्शियल कंसिडरेशन हाइक है तो कमर्शियल कंसिडरेशन है। उसके बाद में क्लोज एसोसिएट है तो इंडिपेंडेंस का इशू है। फिर रेजिग्नेशन है, न्यूज़ में है तो क्या है, इंटीग्रिटी पे डाउट है। उसके बाद में टर्न ऑफ टॉप कौन है, लीडरशिप है, लीडरशिप के बारे में तुमने 3-4 पॉइंट लिखे। फिर एक्सेप्ट करने हैं, एक्सेप्ट करते समय इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड इथिकल रिक्वायरमेंट। और एक पॉइंट था सिग्निफिकेंट मैटर करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट में हुए हो चुके हैं वो पॉइंट। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। पूरा डिटेल में ही हो गया ना, पूरा सेशन डिटेल में ही हो गया। तो
देखो ये जो है ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वालिटी कंट्रोल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये आता है भाई, ये बहुत मार्क्स के लिए आता है, 5 से 10 मार्क्स के लिए आता है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि भाई ये बहुत जगह पे आएगा, मिक्स होके आएगा। SRE पढ़ोगे, SRS पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, सब में आएगा, इसका कुछ ना कुछ तो आना ही आना है। जैसे कि हमने अभी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट की बात करी थी ना, वो है तुम्हारे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। क्या है तुमको बाद में जाके समझेगा, लेकिन ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है तो वो तो तुमको आएंगे जब ऑडिट तुम स्टार्ट करोगे। ये तुमको ऐसे 210 में भी आ सकते, 200 या 210 में आएंगे, ठीक है। तो बहुत जगह पे आएंगे, ये तुमको हर जगह पे आएंगे, ये SRS में आएंगे, SRE में आएंगे, हर एंगेजमेंट पे आएंगे। तो ये जो ऐसे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो SQC है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वजह से हमने इसको टाइम भी बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत अच्छे से किया है। मैं चाहता हूँ ना कि ये जो एक बार वीडियो देखेगा और एक बार खुद से पढ़ेगा, उसके बाद उसका हो जाना चाहिए, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और नहीं होता है ना तो रिवीजन के बाद तो उसको पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब एक बार ऑडिट पूरा पढ़ के आया, वापस रिवीजन वीडियो देखा, तो उसके बाद उसका पूरा क्लियर होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। ये मेरा है ना एक ऐसा इच्छा है कि यहाँ पे वीडियो के साथ ही पूरा ख़त्म कर दे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो कैसा है, कैसा आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, क्या आपका फीडबैक है ना, आप कमेंट करके बताओ। देखो वैसे तो बहुत सारे तुम ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहते हो, लेकिन अगर एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करो। अगर अच्छा नहीं है ना, अगर तुमको लगता है कि नहीं यार अच्छा नहीं है, तो मत शेयर करो। जी हाँ, मत शेयर करो, मैं ऐसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि मत शेयर करो। लेकिन अगर अच्छा लगता है ना तो शेयर करो। मुझे ना उनसे प्रॉब्लम नहीं है ना कि जो वीडियो को, जिनको वीडियो पसंद नहीं आता है और जो शेयर नहीं करते, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उनसे है जिनको पसंद आता है लेकिन फिर भी वो शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरी एक इच्छा है कि वीडियो को शेयर करो। वैसे तो हम बहुत सारे वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो आता है तो उसको भी शेयर करना चाहिए। तो देखो आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय